जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में स्वागत है, वेलकम है। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे आज ऑक्सीजन फैमिली के दूसरे लेक्चर पे बात करूंगा। इस कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में आप लोग घर में पढ़ रहे होंगे, डे बाय डे अपने जो लो फॉल्स हैं उनको फाइंड आउट कर रहे होंगे और साथ ही साथ बना भी रहे होंगे। इस समय तो एनटीए ने अपनी एक ऐप डाउनलोड किया जिसमें वो डेली एक पेपर अपलोड करता है। उम्मीद करता हूँ वो पेपर आप डेली सॉल्व कर रहे होंगे और अपने को अपडेट रखने की कोशिश कर रहे होंगे। इस लेक्चर में बालकों हम लोग बेसिकली जो डील करेंगे वो ऑक्सीजन के कंपाउंड हैं, ओजोन है या ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं या थोड़ा सा बाईमॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है, हम लोग बेसिकली उसको डील करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले बात आती है बायोमॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रिपरेशन की। एयर में करीब करीब आप कह सकते हैं कि 78% बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन होता है और 21% बाई वॉल्यूम क्या है आपका ऑक्सीजन है, डाइएटॉमिक ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम इसके प्रिपरेशन पर आएंगे। जो इसके लैब मेथड हैं, लैब में हम इनमें से किसी एक मेथड से बना सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से कोई भी एक मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हमको बनाना है तो हम एयर का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाते हैं। पहले एयर में मौजूद जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं उनको अलग कर लिया जाता है, फिर जो एयर बचती है उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो नाइट्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। खैर, सबसे पहला मेथड जो मैंने प्रिपरेशन में दिया है, बाई हीटिंग ऑफ क्लोरेट, नाइट्रेट, परमैंगनेट, इन सभी सॉल्ट को अगर हीट किया जाए तो ऑक्सीजन गैस मिलती है, बाईमॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलती है। इस रिएक्शन की एक खास बात है कि ये रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। इंट्रामॉलिक्यूलर, ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत कम देखने के लिए मिलता है, यानी एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज को शो करेंगे। जैसे यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, जबकि प्रोडक्ट में इसी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है, ये डिसप्रोपियोनेशन नहीं है, क्योंकि डिसप्रोपियोनेशन में सेम एलिमेंट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है अलग अलग कंपाउंड में रिएक्शन। लेकिन यहाँ 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन दोनों एलिमेंट सेम कंपाउंड में हैं तो हम लोग इसको इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स बोलेंगे। पोटेशियम क्लोरेट को आपने हीट किया, क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटा। इसी तरीके नाइट्रेट और परमैंगनेट भी टूटेंगे, लेकिन इन दोनों में एक बात बड़ी खास होगी कि ऑक्सीजन गैस निकलेगी। दूसरा मेथड जो हम लोगों ने पकड़ा है वो ये है कि बाई हीटिंग मेटल ऑक्साइड बिलो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल्स नीचे की तरफ पाए जाते हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ज़्यादा होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिनका कम होता है, तो ऐसे मेटल अगर अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो लोअर में जाने की कोशिश करते हैं, और अगर बिल्कुल ही नीचे हैं तो वो ऑक्सीजन को बड़ा इजीली क्या करते हैं, आपका रिमूव कर देते हैं। जैसे सिल्वर है, तो सिल्वर को अगर सिल्वर ऑक्साइड को अगर आप हीट कर दो तो ये सिल्वर देता है और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करोगे, मरकरी और ऑक्सीजन मिलेगी। Pb3O4 जिसे हम लोग रेड लेड या मीनियम भी कहते हैं, इसको हम लोग रेड लेड, सिंधु या मीनियम के नाम से भी जानते हैं। तो इसको अगर हम हीट करते हैं, Pb3O4 को हीट करते हैं तो PbO में कन्वर्ट होता है लेड ऑक्साइड, इसको लिथार्ज कहा जाता है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसी तरीके से PbO2 अगर हम इसको हीट करते हैं तो भी लिथार्ज बनता है और कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। एक्चुअल में जो आपका ये Pb3O4 देख रहे हैं ये मिक्स ऑक्साइड होता है PbO और PbO2 का। 2 पार्ट PbO होता है और 1 पार्ट PbO2 होता है, और दोनों मिल करके Pb3O4 बनाते हैं। इसलिए Pb3O4 को हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। चलेगा, बात को थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाएं तो हम लोग
H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन से भी ऑक्सीजन गैस को पाते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर के डिसोसिएशन की रिएक्शन होती है। निकिल प्लेटिनम या मैग्नीज डाइऑक्साइड इसके अंदर एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। और ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिसप्रोपियोनेशन का। डिसप्रोपियोनेशन इसलिए क्योंकि इसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाती है। -1 से -2 होना रिडक्शन और -1 से 0 होना ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिसप्रोपियोनेशन का। तो वाटर का डिकम्पोजिशन में 2 बातें आप याद रखिएगा, एक तो ऑक्सीजन मिलता है, दूसरी बात ये है कि जो ये रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर के डिकम्पोजिशन को फॉलो करती है, और तीसरी बात ये है कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस रिएक्शन का, डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन का, डिसप्रोपियोनेशन रिएक्शन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। चल जाएगा, बोलो भाई। लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर की प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती है, उसे कंडक्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा एसिड या एल्कली मिलाया जाता है, जिस पर कि वाटर कंडक्टिंग हो जाता है और अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, यानी वाटर आपको H+ और OH- की शक्ल में दिखाई पड़ेगा। ये H+ कैथोड की तरफ जाता है, क्योंकि कैथोड कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। तो जब ये कैथोड की तरफ जाएगा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके कौन सी गैस देंगी, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से अगर एनायन की बात करोगे तो वो एनोड की तरफ जाएगा। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। एनोड OH आयन से इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्री रेडिकल में जाता है और ये डिकम्पोज होकर के वाटर और क्या देता है, ऑक्सीजन गैस। तो एक बात मेरी याद रखिएगा कि जब हम कैटलाइज वाटर जिसके अंदर की आयन मौजूद हैं उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमको कैथोड पर मिलेगा और ऑक्सीजन गैस हमको एनोड पर मिलता है। चल जाएगा। तो ये तो कुछ लैब मेथड थे। लास्ट में इंडस्ट्रियल लेवल पे हमको अगर ऑक्सीजन बनाना होगा तो हम लोग सबसे पहले एयर में मौजूद जो एसिडिक गैसें हैं, जैसे आपका CO2, SO2, SO3, इसको रिमूव करते हैं एयर को किसमें पास करके, आप अल्कलाइन सोल्यूशन में NaOH या KOH में पास करके। इसके बाद फिर हम लोग जो एयर है उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पार्ट सेपरेट हो जाते हैं। फिर ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है। चल जाएगा। अब मैं अगर ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूं तो उसके पहले ऑक्सीजन के बारे में कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहली बात कि जो ऑक्सीजन है वो एक पैरामैग्नेटिक गैस है। इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कलरलेस होती है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उसके बाद से कलरलेस। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप डाइएटॉमिक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर खींचते हैं तो ये पाते हैं कि इसके अंदर जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद है। और ये जो नेक्स्ट आगे इम्पिटी ऑर्बिटल होता है उसके साथ बड़े एनर्जी गैप पर है, जिस वजह से ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाता। नतीजा इस पर कोई कलर दिखाई नहीं पड़ता। जैसे बात को हम रखें कि हमने ये ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन को हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। जबकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है जो कि इवन नंबर है और फिर भी पैरामैग्नेटिक। तो इस बात को हम लोग MOT से एक्सप्लेन करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आता है वो कुछ इस टाइप का होता है। अगर आपको याद है, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, 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 बॉन्डिंग,
ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, यानी 5 बॉन्डिंग ऑर्बिटल और 5 क्या आपका एंटी बॉन्डिंग। ये सिग्मा 1s है बॉन्डिंग का, ये सिग्मा 1s है एंटी बॉन्डिंग का, ये सिग्मा 2s है बॉन्डिंग का, ये सिग्मा 2s है एंटी बॉन्डिंग का, ये सिग्मा 2pz। ये मानते हुए कि हमने ऑर्बिटल को जेड एक्सिस पर अप्रोच कराया है। ये आपका पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है, बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल है। ये पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और ये पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। चल जाएगा। अब अगर इसमें 16 इलेक्ट्रॉन आप भरो तो आपको दिखाई पड़ेगा ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल के ऑर्बिटल है, इनकी मिक्सिंग पर बने हुए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब अगर आप देखो तो 16 भरोगे तो पहले इसमें 2, फिर इसमें 4, फिर 2 6, 2 8, 2 10। ये चूंकि डीजेनरेट है तो एक एक करके भरे जाएंगे, 11 12 13 14 15 और 16। तो यहां पर आप 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 2 in pi 2px and pi 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है। और कलरलेस के पीछे रीजन ये है, ये है आपका ल्यूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो चूंकि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप लार्ज है, तो जितना बड़ा एनर्जी गैप होगा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के आ ही नहीं पाएगा, ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन इज कलरलेस ड्यू टू large energy gap between LUMO and HOMO। LUMO मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और HOMO मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन के बारे में ये एक विशेष बात है जिसे आपको ध्यान रखना है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हम ऑक्सीजन या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जल्दी रिएक्शन नहीं देगा। कारण है इसका, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये हाई एनर्जी का बॉन्ड होता है और जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक ये रिएक्शन होगी नहीं। इसलिए आमतौर पे इसकी जो भी रिएक्शंस होती हैं वो इस बॉन्ड को तोड़ने पर होंगी, जो कि हाई टेम्परेचर पर देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन मोस्टली मेटल नॉन मेटल सभी के साथ रिएक्ट करता है, बस अगर इसकी रिएक्शन नहीं देखने को मिलती है तो नोबल मेटल जो है जैसे प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, इनके साथ देखने को नहीं मिलती, या फिर जो नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, इनके साथ देखने को नहीं मिलती। बाकी लगभग ये सभी कंपाउंड के साथ में रिएक्शन देता है। जैसे मैं ऑक्सीजन का रिएक्शन कैल्शियम मेटल के साथ कराऊं तो हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड देगा, एल्यूमिनियम के साथ कराऊं तो हीट करने पर ये एल्यूमिना Al2O3 देगा। यही अगर मैं ऑक्सीजन को SO2 गैस के साथ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लैटिनम मेटल पर हीट करूं तो ऐसी स्थिति में ये सल्फर ट्राईऑक्साइड देता है और ये बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। किस प्रोसेस की? आपका कांटेक्ट प्रोसेस की। जी हाँ, वही कांटेक्ट प्रोसेस जिससे कि हम सल्फ्यूरिक एसिड
बनाते थे। इसी चीज को अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो यही ऑक्सीजन अगर फास्फोरस के साथ रिएक्ट करें तो P4O10 का वाइट फ्यूम देता है। अगर हम ऑक्सीजन को कार्बन या कोक के साथ जलाएं तो ऐसी स्थिति में CO2 गैस पास होती है और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और सफिशिएंट ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड। यही ऑक्सीजन अगर HCl के साथ हीट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड तो याद रहे क्लोरीन बनती है और ये प्रोसेस कहलाती है डेकॉन्स प्रोसेस। आपको मैंने हाइड्रोजन डेरिवेटिव में बताया भी है। जिंक सल्फाइड के साथ अगर आप इसको हीट करो तो जिंक ऑक्साइड और SO2 गैस देता है। यही अगर किसी हाइड्रोकार्बन को पूरी तरीके से जलाओगे, बंद करोगे, तो इसमें कार्बन वाला पार्ट CO2 में और हाइड्रोजन वाला पार्ट किस में जाएगा? आपका वाटर में जाता है। चलेगा। ऑक्सीजन बाई नेचर पैरामैग्नेटिक है, ये बात मैंने कहा था। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद हैं आपके, ठीक है। साथ ही साथ ये कलरलेस होता है क्योंकि LUMO और HMO के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीजन वाटर में बड़ी कम सॉल्युबल होती है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी के लिए जो फोर्स जिम्मेदार है वो O2 और वाटर के बीच लगने वाला, ये पोलर और ये नॉन पोलर के बीच लगने वाला जो डी अट्रैक्शन है वो जिम्मेदार होता है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि ये बॉन्ड मजबूत होगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये बॉन्ड कमजोर होगा और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? आपका घटेगी। जैसे आप देखिए कि गर्म पानी में मछलियां नहीं पाई जाती, अरे ऑक्सीजन नहीं है तो कहाँ से पाए जाएंगे? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड कमजोर होगा, सारी ऑक्सीजन क्या करेगी? आपका निकल जाएगी। तो ये चीज है यहाँ पर। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इसके कंपाउंड की बात करें तो ऑक्सीजन मोस्टली एलिमेंट के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाता है उन्हें हम ऑक्साइड्स कहते हैं। आमतौर पे ऑक्साइड्स वो हैं जिसमें ऑक्सीजन -2 ऑक्टेशन स्टेट में होती है, लेकिन हमारा इस बात का एक्सेप्शन है जो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनते हैं, ये ऑक्साइड नहीं बल्कि फ्लोराइड्स कहलाते हैं। तो हम बेसिकली डील कर रहे हैं ऑक्साइड्स को। ऑक्साइड्स को अगर आप अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 2 हिस्सों में बांटा गया, एक सिंपल ऑक्साइड और दूसरा क्या चीज आपका? मिक्स्ड ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड मतलब एक ही मेटल जब अपने ऑक्साइड को बनाता है तो उसको हम लोग सिंपल ऑक्साइड कहते हैं, और वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकते हैं। एक ही मेटल कई टाइप के ऑक्साइड बना सकता है, जैसे सल्फर ले लो तो सल्फर SO2 भी बना सकता है, SO3 भी बना सकता है। तो ये सब सिंपल ऑक्साइड की श्रेणी में आएंगे। मिक्स ऑक्साइड का मतलब सेम मेटल अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम कंपाउंड में मौजूद है तो उसे हम मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि ये Pb3O4 रेड लेड मीडियम या सिंदूर, ये मिक्सचर होता है 2PbO और PbO2 का, जबकि Fe3O4 मिक्सचर होता है FeO और Fe2O3 का। ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। चलेगा। अगर मैं सिंपल ऑक्साइड का बंटवारा करूं तो सिंपल ऑक्साइड को नेचर के हिसाब से हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा है बेसिक ऑक्साइड, तीसरा है एम्फोटरिक ऑक्साइड और चौथा है न्यूट्रल ऑक्साइड। हम इनको इन 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एसिडिक ऑक्साइड वो हैं जो कि वाटर में घुल करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। वाटर में घुल करके एसिड का फॉर्मेशन अगर करते हैं तो ऐसे कंपाउंड एसिडिक ऑक्साइड की रेंज में आएंगे। जैसे मैं SO3 को वाटर में घोल दूं, SO3 को वाटर में घोल दूं तो SO3 वाटर में घुल करके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को वाटर में घोल दूं तो ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, और ये दोनों फिर SO3 और N2O5 कैसे ऑक्साइड्स हो गए? आपके एसिडिक ऑक्साइड हो गए। एक बात मेरी याद रखिएगा, खास तौर से ट्रांजिस्टर मेटल या कहीं पर भी p ब्लॉक के भी एलिमेंट में अगर सेम एलिमेंट डिफरेंट ऑक्साइड बनाता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज्यादा एसिडिक होगी एज कंपेयर टू किसके? आपका लोअर के। जैसे SO2 और SO3 दोनों ही सल्फर के ऑक्साइड,
लेकिन SO3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में और SO2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो SO3 इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू क्या आपका SO2 के। तो यहाँ एक बात मैंने लिख रखी है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक है। चलेगा। इसी तरीके से अगर हम बेसिक ऑक्साइड की बात करें तो आमतौर पे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। चलेगा। यहां पर भी वो बात लागू होगी कि अगर सेम मेटल, खासतौर से ट्रांजिशनल मेटल में हम लोग देखते हैं या पी ब्लॉक में देखते हैं कि सेम मेटल अगर डिफरेंट ऑक्साइड बना रहा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड कैसा होगा आपका, आप कह सकते हो एसिडिक होगा। एग्जांपल के तौर पर ये मेटल ऑक्साइड क्यों बेसिक है, क्योंकि ये वाटर में घुल करके बेसिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अब अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ले लूं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, एक बात। दूसरी बात, अगर सेम मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीज मोनोऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, डाई मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड है, तो यहाँ ये +2, ये +4, ये +7 होगा। तो इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो एसिडिक नेचर क्या करेगा आपका, बढ़ जाएगा। यानी ये MnO2 क्या कहलाएगा, एसिडिक। मैग्नीज मोनोऑक्साइड को इसकी तुलना में क्या कहेंगे, बेसिक। और जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पर होंगे वो क्या कहलाएंगे, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। बोलो भाई, चल जाएगा। अब एम्फोट्रिक क्या होते हैं, आमतौर पर Al2O3 हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, टिन अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेड अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, या ट्रांजिशनल मेटल अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड बनाते हैं वो एम्फोट्रिक कहलाते हैं। एम्फोट्रिक का मतलब ये जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उन ऑक्साइड्स को एम्फोट्रिक कहा जाता है। अभी मैं एल्यूमिना की रिएक्शन HCl के साथ भी और NaOH के साथ, दोनों के साथ करके दिखा देता हूं। न्यूट्रल ऑक्साइड जो केमिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन ऑक्साइड को न्यूट्रल ऑक्साइड कहा जाता है। जो एसिड से रिएक्ट नहीं करते, बेस से रिएक्ट नहीं करते, उनको हम न्यूट्रल ऑक्साइड बेसिकली बोलते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, प्योर वाटर, ध्यान दीजिएगा, प्योर वाटर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपका न्यूट्रल ऑक्साइड के अंतर्गत आते हैं। चलेगा। चलिए, तो जैसे जो मैंने कहा कि एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड एम्फोट्रिक है। एम्फोट्रिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। तो चलिए हम पहला रिएक्शन देखते हैं एल्युमिना Al2O3 HCl के साथ। तो एक्वस वाटर में एक्वस HCl के साथ एल्युमिना रिएक्ट करके हाइड्रेटेड ऑक्टाहेड्रल सॉल्ट देगा और साथ में क्लोराइड आयन बनेगा। इसी तरीके से अगर हाइड्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको हम लेकर के चले तो ये सॉल्ट बनेगा इस तरीके से, ये Na3AlOH6, ये चीज ऐसे बनती है। बोलो भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग इस ग्रुप में अगले मॉलिक्यूल पर आएंगे, केमिकल स्पीशीज पर आएंगे। हम ओजोन की बात करते हैं, O3 की बात करते हैं। तो अगर हम लोग ओजोन की बात करें तो ओजोन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। साथ ही साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बड़ा अच्छा डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सबको मारने का काम करता है। तो वाटर को इन चीज़ों से दूर करने के लिए हम ओजोन को पास करते हैं बजाय क्लोरीन का यूज़ करने के, और ओजोन ज़्यादा प्रेफर्ड की जाती है बिकॉज क्लोरीन जब पास किया जाता है वाटर से तो वो स्मेल प्रोड्यूस करता है, जबकि इसके पास करने पर स्मेल नहीं आती और डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ओजोन की बात की जाए तो ओजोन और कुछ नहीं बल्कि एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, बट थर्मली ये अनस्टेबल है।
डायामैग्नेटिक होता है और ये डार्क ब्लू कलर की गैस होती है। और डार्क ब्लू इसलिए होती है क्योंकि ये स्पेक्ट्रम की किस लाइट को एब्जॉर्ब करती है? रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है। अनस्टेबल इसलिए बोल सकते हैं कि आप देखें तो ओजोन का फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन ओजोन का डिसोसिएशन अगर देखेंगे तो इतनी ही वैल्यू के साथ वो एक्सोथर्मिक होगा। और अगर ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच निगेटिव है, तो डेल्टा जी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए निगेटिव में होगा, यानी ओजोन से ऑक्सीजन का कन्वर्जन फेवर किया जाएगा, जबकि ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन रेयर रिएक्शन है, मुश्किल से होने वाली रिएक्शन है। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन आप प्रोवाइड करेंगे तभी ये होगा। तीसरी बात कि ये जो ओजोन है ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव फिल्म का काम करती है। अगर समुद्र के तट से देखा जाए तो अर्थ की सरफेस से करीब करीब 20 किलोमीटर दूर एक लेयर पाई जाती है अर्थ के चारों तरफ, ये ऐसे यही लेयर जो होती है कहलाती है ओजोन लेयर। ये एक्चुअल में ये लेयर हमको प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्सॉर्ब करके वो यहाँ तक नहीं आ पाता, जिससे कि स्किन कैंसर या मेलानोमा होने के चांसेस क्या होते हैं? आपके घट जाते हैं। लेकिन आज की डेट में कुछ एक ऐसी केमिकल स्पीसीज हैं जो हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते रहते हैं और जिसकी वजह से ये ओजोन ऑक्सीजन में बदलती है, जिस पर कि इस लेयर की थिकनेस क्या होती जा रही है? आपका कम होती जा रही है। इसी घटना को कहा जाता है ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आपका रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में, या और भी जो कमर्शियल कूलिंग सिस्टम है उन सब में उसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल देता है, जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस बनाएगा। और नेट रिएक्शन में आप बस ये लिखोगे कि ओजोन जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सीजन। इसी तरीके से जो एरोप्लेन मूव करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के पेट्रोल या डिफरेंट टाइप के जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो उस पर वो नाइट्रोजनस कंपाउंड को रिलीज करते हैं। वो नाइट्रोजनस कंपाउंड भी कैटलिस्ट का काम करते हैं ओजोन के डिप्लीशन के लिए, जिसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो उस एयर एग्जॉस्ट में मिलने वाला या एरोप्लेन के एग्जॉस्ट से मिलने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ओजोन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन और NO2 देगा। ये जो ओजोन है ये सनलाइट से ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट ऑक्सीजन फिर NO2 के साथ रिएक्ट करके NO और O2 दे देता है। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बड़ा बढ़िया कैटलिस्ट का काम करता है ओजोन के डिप्लीशन के लिए। तो जिस पर ये रिएक्शन जितनी ज़्यादा होती जाएगी ये लेयर उतनी ही क्या करती जाएगी? पतली होती जाएगी और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ज़्यादा अर्थ पर आएंगी, जिस पर कि स्किन कैंसर या अदर टाइप के कैंसर होने के चांसेस क्या करते जाएंगे? आपका बढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल अगर हम आगे की तरफ बात को बढ़ाएं तो ये ओजोन आपका बैंड शेप मॉलिक्यूल होता है। बैंड शेप मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि बॉन्ड एंगल करीब 116 डिग्री के आसपास आता है। अगर आप ओजोन का स्ट्रक्चर देखें, कई बार IIT नीट में पूछा गया है, तो ये ऐसे दिखाई पड़ता है। ये बैंड शेप स्ट्रक्चर होता है। ये रेजोनेंस बनाता है, रेजोनेंस के फॉर्म में ये स्टैंड करता है ऐसे। तो इसके अगर आप एक्चुअल मॉलिक्यूल को देखेंगे तो एक्चुअल मॉलिक्यूल में ना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलेगा, बल्कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वो sp2 आएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर की वजह से। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। यानी कैसा मॉलिक्यूल है ये? पोलर मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ आपस में ये दोनों बॉन्ड बराबर होंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। बॉन्ड लेंथ इक्वल। हाँ, अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो वो करीब करीब 116.7 डिग्री के आसपास आता है। चलिए, अब अगर हम लोग इसकी कुछ जनरल रिएक्शंस की बात करें तो जनरल रिएक्शंस में हम लोग ये देखेंगे कि जो ओजोन है
वो बनाई जाती है ऑक्सीजन के, आप कह सकते हैं ऑक्सीजन को हीट करके, तो हमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिलती है ऑक्सीजन और ओजोन की, जिसको हम ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले हमने क्या किया कि पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हीट करके ऑक्सीजन बनाया। ऑक्सीजन इक्विलिब्रेट होती है ओजोन के साथ, ओजोन बन गया। ऑक्सीजन को और भी बना सकते हैं वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से, या एयर के डिस्टिलेशन से भी इसको हम बना सकते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन से आपने ओजोन बना लिया, ओजोन बहुत तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो कई सारी स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे ये आयोडाइड को आयोडीन में, और फिर आयोडीन को स्टार सोल्यूशन में हम लोग पास करके देख लेते हैं, वायलेट कलर अगर आ गया तो ओजोन कन्फर्म हो जाती है। HCl और टिन क्लोराइड का कॉम्बिनेशन ये SnCl4 देगा, ये +2 में है, इसको ये +4 में ऑक्सीडाइज करता है। इसी तरीके से ओजोन नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करेगा। ओजोन KOH में सॉल्युबल है और ये पोटेशियम ओजोनाइड बनाता है, KO3 बनाता है। इसी तरीके से ओजोन H2S को H2SO4 में ऑक्सीडाइज करता है। साथ ही साथ ओजोन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करेगा, बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन सल्फर वाटर एक्वस सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। ओजोन लेड सल्फाइड, जो ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, ब्लैक कलर का पीपीटी होता है, इसे वाइट कलर के लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है। इसीलिए जो ऑयल पेंटिंग होती हैं कुछ समय के बाद ब्लैक पड़ जाती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लेड सल्फाइड, तो उनको साफ करने के लिए हम ओजोन से उसको धोते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो ब्लैक डॉट्स होते हैं ये वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो बनता है ये PbSO4 बनता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, ये यहाँ ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है अल्कलाइन मीडियम में, इसको ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज करता है। इसी तरीके से अगर हम ओजोन का रिएक्शन एल्कीन या एल्काइन के साथ कराते हैं और फिर जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो रिएक्शन कहलाती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या कहलाती है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहलाती है। और इसके बाद रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से यहाँ अगर हम इथीन ले रहे हैं तो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के मिलेंगे, चल जाएगा। बोलो भाई। तो ये तो कुछ कॉमन रिएक्शन थी किसकी? आपकी ओजोन की। अब हम लोग ओजोन के कुछ पॉइंट एनसीईआरटी में देख लेंगे। चलिए, अब अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखें तो 2 एडिशनल पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको तो ये मिलता है कि ओजोन को क्वांटिटेटिवली कैसे एस्टिमेट किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में ओजोन को पास करते हैं और जो आयोडीन लिबरेट होती है उस आयोडीन को हम लोग नॉन अमाउंट जो होती है सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन, नॉन अमाउंट ऑफ हाइपो के साथ टाइट्रेट करते हैं, हाइपो के साथ टाइट्रेट करते हैं। तो इससे हम किसका पता लगा लेते हैं? ओजोन की अमाउंट का पता लगा लेते हैं कि जितने मिलिक्वलेंट हाइपो के खर्च होंगे उतने ही आयोडीन के बने हैं, और जितने आयोडीन के बने हैं इसका मतलब उतने ही Ki और उतने ही ओजोन के पार्टिसिपेट किए हैं। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका? हाइपो का इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका? ओजोन का। तो जैसे ही हाइपो की अमाउंट आप रखेंगे, ओजोन का अमाउंट आप पता कर लेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के टर्म में। पहले ही बता चुके कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम मास, मोल, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंट, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, इन सभी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ओजोन लेयर डिप्रेशन होती है उसके लिए मेनली जो गैस जिम्मेदार है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जिम्मेदार है। तो बहुत सारे, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड मेनली जिम्मेदार है। ये जो सुपरसोनिक प्लेन होते हैं, जेट प्लेन होते हैं, या जो
आप एरोप्लेन मूव करते हैं तो उनके जो फ्यूल एग्जॉस्ट करता है उसमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है और ये ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्जन के लिए कैटलाइज करता है। इस रिएक्शन का पीछे में डिटेल भी आपको दिया हुआ है। नाइट्रिक ऑक्साइड मेन रिस्पॉन्सिबल बता दी। अच्छा, ओजोन का एक बड़ा अच्छा यूज होता है कि ये जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है। किसके साथ? आपका वाटर के साथ। तो वाटर को प्यूरिफाइड करने के लिए हम लोग बजाय क्लोरीन पास करने के क्या पास करते हैं? उसमें ओजोन को पास करते हैं। चल जाएगा। दिस ऑल अबाउट ऑक्सीजन। अब हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे बेसिकली सल्फर, उसके कंपाउंड जैसे H2S हो गया या ऑक्सी एसिड्स हो गए सल्फर को, उसको हम लोग अगले लेक्चर में डील करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चीज़ें पकड़ में आ रही हैं, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। बस आपको करना ये है कि इन लेक्चर्स को एक बार डिटेल में देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए और बनाने के बाद जब रिवीजन का मूड करे तो हल्का सा जो ईयरफोन है अपने कान में लगाइए और उसके बाद फास्ट मोड पे इस वीडियो को चला दीजिए। तो पॉइंट्स जो मेन हैं वो आपके निपट जाएंगे। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आपका पूरा का पूरा वीडियो जो है फास्ट मोड पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलेगा? चलिए, तो अगर आपको हमारे लेक्चर पकड़ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो कम से कम भाई अपने फ्रेंड लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। किस तरीके कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, कोई बात नहीं पकड़ में आए तो क्वेश्चन के रूप में पूछिए। ये कमेंट बॉक्स काहे के लिए दिया गया है? ये आप लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।